हेलो साथियों, मेरा नमस्कार। मैं राजूराम बिरड़ा आप सबका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको दिख रहा है थंबनेल में कि मॉडल पेपर 4 वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। दोस्तों दोस्तों बहुत ही खुशी होगी आपको कि हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती का जो पेपर है या जो सिलेबस है वो संपूर्ण सिलेबस हमने पहले एकदम थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव टाइप सब टाइप से करवा दिया है। और जो भी टॉपिक बच रहे हैं उन सब टॉपिक्स पर भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। दोस्तों थोड़े समय अभाव के कारण थोड़ा सा देरी से वीडियो आ रहा है, लेकिन मॉडल पेपर एक एक दिन का एक मॉडल पेपर तो जरूर आएगा। इसके अलावा दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में 2 मॉडल पेपर है उनको अपलोड किया जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। दोस्तों लाइक है वो बहुत ही कम आ रहे हैं। अब ये कारण क्या है, मैं अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा मॉडल पेपर बनाया जाए। दूसरी बात मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये मॉडल पेपर है इसमें 1 से 100 तक क्वेश्चन है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जो 100 क्वेश्चनों में से जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो रोड साइड रिपेयर से संबंधित हो। क्योंकि दोस्तों जो साइन है, रूल है, वो फिक्स है। ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां हैं, रूल है, रोड मार्किंग है या जो साइन बोर्ड है, तो उनके पर्सन फिक्स है। दोस्तों 70 से 80 जो साइन है वो आप सब जानते हैं। वही साइन अगर बार बार रिपीट होंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ थोड़े से है वो साइंस वाले पर्सन है, जो सिग्नल बोर्ड है या रोड ट्रैफिक साइंस वगैरह, सिग्नल लाइट या जो रोड के नियमों से संबंधित या जो 2019 का एक्ट है उसके संबंध में जो भी प्रश्न बन रहे हैं, केवल मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही ज़्यादा इसमें ऐड करूँगा। जो आपके साइन बोर्ड से संबंधित प्रश्न है उनकी संख्या थोड़ी मैं कम रख रहा हूँ, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करें कि इसमें प्रश्न कौन से ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने संपूर्ण जो प्रश्न है वो आ जाए जो रोड साइड रिपेयर से संबंधित रखते हैं, जो आपके लिए जो इसका नींव का पत्थर जो साबित होने वाले हैं इस परीक्षा में। तो दोस्तों इसमें प्रश्न ज़्यादातर है रोड साइड रिपेयर वाले टॉपिक के ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें मात्र 20 क्वेश्चन रोड साइड रिपेयर टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो मॉडल पेपर तीसरा था हमारा, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके उत्तर मैंने आपको नहीं बताए थे। तो मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले बता देता हूं कि उन 5 प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। दोस्तों जैसा कि हमारा प्रश्न था, ये दोस्तों 5 प्रश्न है, पिछले मॉडल पेपर के 5 प्रश्न थे शुरू वाले। दोस्तों इसका पहला प्रश्न था हमारे कि लर्निंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षु चालक द्वारा चलाई जा रही गाड़ी पर कौन सा संकेत बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस पर प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा कि जो गाड़ी होती है जिस पर लर्निंग लाइसेंस मतलब जो प्रशिक्षार्थी होता है वहां चलाना सीखता है, तो उसकी गाड़ी पे आगे और पीछे एल लाल अक्षर में बनाया हुआ होता है, जिसका अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई में 3:2। 3 मतलब अनुपात है वो लंबाई को सूचित करता है, 2 अनुपात है वो चौड़ाई को सूचित करता है। जो एल होता है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई 3:2, ये चौड़ाई हो जाएगी। इस अनुपात में वो एल है उसकी साइज फिक्स कर रखी है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा बात करें तो 18 सेंटीमीटर है वो इसकी, सॉरी 18 इंच कह सकते हैं, 18 इंच है वो एल की लंबाई होगी और 12 इंच इसकी चौड़ाई होगी। दोस्तों जो एल इस गाड़ी पे लगाया जाएगा मतलब 18:12 इंच। इंच की बात करें हम, आप सब जानते हैं 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो ये अनुपात उस एल का होता है। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्रश्न संख्या 2, आईडीपी के लिए आवेदन किया जा सकता है। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं आईडीपी क्या है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाहन परमिट। अंतर्राष्ट्रीय वाहन चलाना चाहते हैं उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए अलग से परमिट की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप सबको पता है कौन सा होगा, 4A। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें हम जो लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं हम, जो लाइट लाइसेंस लर्निंग सॉरी लाइट लाइसेंस के लिए हमें फॉर्म नंबर 4 है वो भरना पड़ता है। हैवी लाइसेंस के लिए फॉर्म नंबर 5 भरना पड़ता है। और जो लाइसेंस का रिन्यू है, नवीनीकरण है, उसके लिए फॉर्म नंबर 9 भरना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये 5 प्रश्न है वो पिछले पेपर के हैं दोस्तों, इनके उत्तर मैंने पहले नहीं बताए थे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दर्शाया गया संकेत किस बात की ओर संकेत करता है। दोस्तों आप सबको पता है क्या है ये, नंबर 1 खतरा तो होता ही है, रेड है। बिजली कड़कने को, ये भी हो सकता है, बिजली तारों को, दो उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों इसका जो करेक्ट प्रश्न हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ये सिग्नल है ये किसको इंगित करता है दोस्तों, जो रोड होती है, रोड के ऊपर से अगर कोई बिजली के तार निकल रहे हैं तो उन तारों को इंगित करता है कि यहाँ ऊपर तार है, तो आप लिमिटेशन हाइट के साथ ही यहाँ निकल सकते हैं। ज़्यादा हाइट वाले वाहनों को यहाँ से गुजारना। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और होती है,
यहाँ ये भी लिखा हो सकता है कि आपके वाहन की हाइट अधिकतम 5 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए या 2 मीटर होनी चाहिए। तो इस प्रकार हाइट भी फिक्स हो सकती है। तो दोस्तों इसमें एक खतरा तो है ही, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है और सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3, बिजली तारों को इंगित करने वाला यह संकेत है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो इसमें उपरोक्त सभी उत्तर है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिजली कड़कने का ऑप्शन है वो इसको इसमें कोई भी है, मतलब ये इसमें किसी भी प्रकार का बिजली कड़कने वो जो आसमान से कड़कती है उसका नहीं है। खतरे का हो सकता है तो हम मान सकते थे खतरा, लेकिन जो सबसे अच्छा करेक्ट है, क्योंकि दो ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों, दो नहीं होने से दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट नहीं मान सकते। खतरा, हाँ खतरा हो सकता है, खतरा तो है ही क्योंकि ऊपर बिजली के तार है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, किसी भी वाहन की नंबर प्लेट पर छपे अक्षर और अंक दोस्तों किस भाषा में होते हैं, ये मैंने पूछा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो अक्षर होते हैं दोस्तों, अक्षर तो अंग्रेजी में होते हैं, जैसे मेरी गाड़ी है उसके नंबर है RJ21 या SR8620। तो ये SR है या जो RJ शब्द लिखे हैं मैंने, ये अंग्रेजी के हैं। और दोस्तों जो अंक लिखे हैं वो किसमें, अरबी भाषा में अंक लिखे होने चाहिए। ये परिवहन विभाग का रूल है कि आपकी जो वाहन की नंबर प्लेट होगी उस पर किन शब्दों में या किस भाषा में अंक होंगे, अंग्रेजी शब्दों में, अंग्रेजी में तो अक्षर होंगे और अंक होंगे अरबी भाषा में। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कीजिए। 5वां प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बात करें दोस्तों, 5वां प्रश्न, सारथी पोर्टल। आप सबको पता है, आपने रामायण महाभारत या जो कृष्ण लीला है उसमें देखा होगा कि सारथी कौन होता है, सारथी होता है रथ चलाने वाला, मतलब चालक। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि ये चालक लाइसेंस के लिए होता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। चालक लाइसेंस बनवाने से संबंधित सारथी पोर्टल क्या है दोस्तों, इसको अर्थी पोर्टल भी कह सकते हैं, ARTHI, अर्थी पोर्टल। अर्थी और सारथी, इसमें एस जोड़ दिया जाए तो सारथी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सिंबल है, आपको सिंबल भी दे दिया जाएगा, बड़ा सा एस होगा या SARTHI, मतलब सारथी है वो लिखा होगा। तो दोस्तों आप चिंता नहीं करें, सारथी, अर्थी या जो भी हो, तो आपको क्या करना है, सारथी मतलब लाइसेंस या गाड़ी को चलाने वाला पोर्टल है वो, या लाइसेंस बनवाने के लिए जो पोर्टल होता है वो सारथी पोर्टल बनवाया गया है। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर शुरू करते हैं। समय ज़्यादा लग रहा है इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 5 प्रश्न जिनको मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, उन प्रश्नों को मैं इसी प्रकार हर वीडियो में बताता रहूँगा दोस्तों। इस मॉडल पेपर 4 में भी 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर मैं नहीं बताऊंगा और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है। तो उन 5 प्रश्नों को मैं इस मॉडल पेपर के अंत में बताने वाला हूं दोस्तों। वो 5 प्रश्न है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो दोस्तों उनको लास्ट में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस पेपर में मैंने 2 प्रश्न ऐसे थे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उनको मैंने काट दिया है, तो उन पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो आज हमारा जो ये मॉडल पेपर 4 है वो 98 क्वेश्चन पर ही होगा, प्लस 5 प्रश्न जो अतिरिक्त मैंने अपने हाथ से बनाए हैं वो आप सबके सामने मैं पेश करना चाहता हूं दोस्तों। इस प्रकार हर मॉडल पेपर में हम 5 प्रश्न अतिरिक्त, क्योंकि दोस्तों जो मॉडल पेपर बनता है उस पे वो तो अब आप सबको पता है, बुक्स में से फोटो खींच के या जो प्रश्नों का संग्रह होता है तो उसमें उतनी क्वालिटी नहीं होती। मेरा ये मानना था कि क्यों न जो अच्छे प्रश्न बन रहे हैं जो हमने पढ़ाया है वहाँ से भी जो छोटे छोटे बहुत अच्छे प्रश्न बन रहे हैं उनको भी आपके इस मॉडल पेपर में शामिल किया जाए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज के पेपर का पहला प्रश्न ये है मॉडल पेपर 4 का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इन प्रश्नों के जो ऑप्शंस है उनको मैं नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि ऑप्शन बोलने से बहुत ज़्यादा समय है वो लग रहा है। और आप दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि सर आप ऑप्शन मत बोलिए, सीधा उत्तर ही बताइए। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसके ऑप्शन है वो नहीं बोलूँगा, तो आप अपने हिसाब से, मैं आपको समय दूंगा कि आप इसको देख लेंगे। दोस्तों आपको एक काम करना है, जैसे मैं प्रश्न पढ़ूँ तो आपके दिमाग के अंदर एक उत्तर है वो जनरेट हो जाना चाहिए। जैसे मैंने प्रश्न पढ़ा कि ऑटोमोबाइल वाहनों में पहियों की संख्या आधारित होती है, तो तुरंत आपको दोस्तों ये ऑप्शन देख लेने हैं कि ऑप्शन क्या है, और आपके दिमाग के अंदर एक छवि बना लेनी है, इसका उत्तर ये होगा। फिर दोस्तों मैं उत्तर बताऊंगा ताकि आपको ये आकलन हो जाए कि हाँ मुझे कितने से क्वेश्चन आ रहे थे या कितने कम या ज़्यादा आ रहे थे। तो दोस्तों आपकी तैयारी परखी जाती है इस टाइप से। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का कि ऑटोमोबाइल में वाहनों में पहियों की संख्या आधारित होती है। जो ऑटोमोबाइल होते हैं, ऑटोमोबाइल का होता है स्वतः चलने वाली गाड़ियां दोस्तों, जो अपनी स्वयं की ऊर्जा से गाड़ियां चलती हैं उन्हें ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 1 है, इसका उत्तर हो जाएगा वाहन के भार पर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वाहन आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों में प्रयोग होते हैं
आर्टिलरी वुडन स्पोक व्हील, वायर स्पोक व्हील, प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारी वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं, भारी जो वाहन होते हैं, प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील, आर्टिलरी वुडन स्पोक व्हील, हैवी ड्यूटी प्रेस्ड स्टील टू पीस व्हील। ऑप्शन नंबर 3 है, इसका करेक्ट हो जाएगा हैवी ड्यूटी प्रेस्ड व्हील। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है कि व्हील्स की देखभाल के अंतर्गत क्या होता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में, व्हील्स की सीधापन चेक करें, वर्ष में एक बार व्हील पेंट करें, व्हील का नट सदा पूर्ण टाइट रखें। व्हील का मतलब है आपकी जो रिम होती है दोस्तों, उस रिम की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी कार्य आपको करने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, टायरों में गुण होना चाहिए। टायरों में कौन से गुण होने चाहिए? मोटर गाड़ी को तीव्र गति से भगाए, समुचित रोड फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करे, मोटर गाड़ी को तीव्र गति से न भागने दे। तो टायरों में कौन सा गुण होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट हो जाएगा कि तीव्र गति से भगाने में कोई टायर तो जितना भगाएंगे उतनी गाड़ी भाग जाएगी, लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समुचित रोड फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करे। दोस्तों टायरों का काम है, अब टायर घिसते हैं, नए लगवाते हैं, पैसे लगते हैं, पंचर होते हैं, ये सब कार्य किस लिए किए जाते हैं? ताकि हमारे जो वाहन है उसको स्थायित्व पैदा किया जा सके। दोस्तों ये प्रश्न हो सकता है कि गाड़ी में टायरों का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों एक तो सबसे पहली जो रोड पर खड्डे होते हैं उनसे जो झटके लगते हैं उन झटकों को कम करता है। दूसरी बात दोस्तों, जो ये आपके टायर होते हैं ये रोड के साथ बहुत ही स्थायित्व बनाए रखता है। स्थायित्व का मतलब है रोड के साथ घर्षण करता है, घर्षण के कारण ही दोस्तों ये जो गाड़ी है फिसलन से रुकती है। नहीं तो दोस्तों आपको हो सकता है कि गाड़ी है जैसी चलेगी तो वो घर्षण नहीं होगा, वो फिसलता रहेगा, टायर एक ही जगह घूमता रहेगा, आगे नहीं होगी। दूसरी बात, जो डामर सड़क होती है और रबड़ का टायर होता है तो इन दोनों के बीच में घर्षण आप काफ़ी अच्छा होता है, मतलब ये फिसलन को कम करते हैं, गाड़ी को फिसलने नहीं देते। इसलिए डामर पर रबड़ के टायर सबसे उपयोगी होते हैं। और भारत में भी सबसे ज़्यादा डामर की सड़कें, विश्व में डामर की सड़कें बनी हुई होती है, क्योंकि इन दोनों के मध्य क्या होता है? स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है, घर्षण बहुत अधिक होता है दोस्तों। तो टायरों में गुण स्थायित्व प्रदान करना भी हो सकता है। तो जो दोस्तों फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करना, मतलब जो फ्रिक्शन है स्थायित्व प्रदान करने की जो गुणवत्ता है टायरों में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, इनमें से कौन सा भाग फ्रंट एक्सल का नहीं है? एक्सल बीम, किंग पिन, पिनियन, थ्रस्ट बेयरिंग। तो प्रश्न संख्या 6 है, इसका उत्तर हो जाएगा पिनियन। प्रश्न संख्या 7 है, स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बियरिंग लगते हैं? स्टब एक्सल के साथ प्रश्न संख्या 7 है, इसका उत्तर हो जाएगा रोलर बियरिंग। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 हमारा, स्टब एक्सल व किंग पिन जुड़ती है। जो स्टब एक्सल होती है या जो किंग पिन होती है वो किस प्रकार से जुड़ती है दोस्तों? बाल जॉइंट के द्वारा। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा बाल जॉइंट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 9 प्रश्न है हमारा, सस्पेंशन का लाभ नहीं है। स्टीयरिंग में सुविधा होती है, सस्पेंशन का लाभ नहीं है। तो स्टीयरिंग है उसमें सुविधा होती है, इंजन के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त होता है, व्हील अलाइनमेंट शीघ्र खराब नहीं होता, इंजन तेज गति से चलता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा इंजन के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त करता है। तो दोस्तों सस्पेंशन जो गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं, स्प्रिंग लगी होती है जो रोड के झटकों को सोखती है, ये वहाँ से संबंधित है। तो अगर झटके है गाड़ी को नहीं लगेंगे तो स्टीयरिंग व्यवस्था है वो आपको गाड़ी पहियों को घुमाने में मदद करेगी, अगर झटके नहीं लगेंगे तो। दोस्तों नंबर 3 है, व्हील अलाइनमेंट खराब नहीं होगा। दोस्तों गाड़ी को झटके कम लगेंगे तो अलाइनमेंट खराब नहीं होगा, इंजन तेज गति से चलता है। और इंजन भी, अगर गाड़ी के टायरों को या गाड़ी को झटका नहीं लगेगा तो इंजन को झटका नहीं लगेगा, इंजन झटका नहीं लगेगा तो इंजन अपनी स्थिति अवस्था में अच्छी तरीके से कार्य कर सकेगा। तो दोस्तों इंजन के लिए पर्याप्त स्थान देना, प्राप्त करना, ये कोई इसका मतलब नहीं है। इंजन तो स्थान जितना घेरता है उतना घेरता ही है। तो सस्पेंशन से इसका कोई लाभ नहीं है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। दोस्तों समय ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। टॉर्क कन्वर्टर का कार्य होता है, टॉर्क कन्वर्टर। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इंजन की शक्ति को बढ़ाना। टॉर्क कन्वर्टर का कार्य क्या होता है? इंजन की शक्ति को बढ़ाना। दोस्तों आप सबको पता है क्लच है वो ब्रेक, वो गियर और इंजन की शक्ति को आपस में जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। अब दोस्तों ये क्लच है वो ब्रेक और इंजन को की जो आपस में कनेक्शन है इसको तोड़ता क्यों है? ताकि इंजन है अपनी गति में आ जाए, क्योंकि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन की गति शून्य होती है, तो उसको एक बार ये चाहिए होता है कि वो एक बार गति पकड़ ले, गति पकड़ने के बाद में उस पर गियर चलाएंगे तो जो शाफ्ट है वो आसानी से घूम सकेगी। नहीं तो क्या दोस्तों, गियर अगर सीधा होगा तो हम जैसे स्लप मारेंगे तो सीधी गाड़ी शुरू होना प्रारंभ करेगी, तो इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा लोड पहले से ही हम दे देते हैं। इसलिए दोस्तों पहले गियर निकाल के हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों
टॉर्क कन्वर्टर, टॉर्क कन्वर्टर का मतलब है इसको घटाना बढ़ाना। दोस्तों टॉर्क कन्वर्टर का मतलब होता है जैसे ही गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी इंजन स्टार्ट होते ही ये गति में आ जाता है, इसीलिए बाद में हम क्लच को दबा के इसको गियर डालते हैं। तो इसका काम होता है टॉर्क कन्वर्टर का इंजन की शक्ति को बढ़ाना। जैसे शक्ति बढ़ती है तो आदमी गाड़ी आसानी से चल पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपने नहीं देखा होगा या मैं भूल गया होगा, तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डबल डी कल्चिंग में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार पेडल दबाने पर गियर न्यूट्रल करते हैं, दूसरी बार दबाकर गियर की पोजीशन बदलते हैं। ये डबल डी कल्चिंग क्लच होती है। डबल डी क्लच का सिस्टम होता है, उसमें इस प्रकार होता है कि एक बार पेडल दबाने पर तो गियर है वो न्यूट्रल करते हैं, दूसरी बार दबाकर गियर में की पोजीशन बदलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सिंह के बारे है, तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं है। तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं है, यह नियम किस प्रकार के ब्रेक पर लागू होता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक। जो तरल पदार्थ होता है दबाने से दबता नहीं है। दोस्तों आप सबको पता है तरल पदार्थ होता है उसका घनत्व फिक्स होता है, जितना स्थान घेरने वाला है ये घेरेगा। तो दोस्तों एक जैसे आपने गिलास लिया, गिलास को के ऊपर से एक ऐसा पदार्थ है उसको ऊपर से ढकेंगे हम कि वो जो तेल है या जो तरल पदार्थ है वो इस गिलास के बाहर ना आ सके, तो दोस्तों उसको कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो दबेगा नहीं, वो गिलास की जो नीचे का भाग है उसको नीचे धकेलेगा। तो इसी जो सिद्धांत है इस पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। दोस्तों इसकी बात करें जो पास्कल का नियम है उस सिद्धांत पर यह हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं दोस्तों। तो आप इसको भी बात को ध्यान रखना कि तरल पदार्थ वो क्या है, दबाने से दबते नहीं है। ये अगर इनको दबाओगे तो ये आगे भी क्या है, दबाव डालेंगे, और अगर आगे उनको जगह मिल रही है तो ये दब जाएंगे। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक है, तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं, इस नियम पर कार्य करते हैं। और ये इसको दूसरी बात है पास्कल के नियम पर काम करते हैं। पास्कल का नियम ये कहता है कि किसी तरल पदार्थ पर अगर आप दबाव डालते हैं तो वो समान दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। दोस्तों समय ज़्यादा लग रहा है इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। प्रश्न संख्या 9 है, किसके द्वारा हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडरों तक भेजा जाता है? किसके द्वारा हाइड्रोलिक जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है ईंधन, हाइड्रोलिक जो ईंधन होता है को प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडरों तक, जो व्हील यानी होते हैं पहिए, इनके सिलेंडरों तक भेजा जाता है। दोस्तों जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक लगाने के लिए आपको तरल पदार्थ की आवश्यकता होगी जो हाइड्रोलिक फ्लूइड कहा जाएगा। तो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड है, यही क्या है, प्रेशर के द्वारा व्हील में जो ब्रेक लगे होंगे, जो सिलेंडर लगे होंगे वहां तक इस फ्लूइड को भेजने का काम करेगा। तो कौन करता है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 13 है मास्टर सिलेंडर। तो दोस्तों मास्टर सिलेंडर है, इसका काम क्या होता है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं गाड़ियों में वहां तक, ब्रेकों तक जो हाइड्रोलिक फ्लूइड यानी होता है ईंधन, मतलब जो ऑयल होता है, हाइड्रोलिक ऑयल जो ब्रेकों में काम में लिया जाता है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं उसमें हाइड्रोलिक ईंधन काम में लिया जाता है। और इस ईंधन को इस जो टायरों में ब्रेक के पास में जो सिलेंडर लगा होता है, ब्रेक लगाने का काम करता है, जो वहां तक इस हाइड्रोलिक फ्लूइड को पहुंचाने में कौन काम करता है? मुख्य रूप से सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर इस प्रकार हम प्रश्नों को समझते हैं तो प्रश्न दोस्तों एक प्रश्न से 5-5, 6-6 प्रश्न है वो बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप ये मत सोचें कि हमने एक ही प्रश्न पढ़ा है, बल्कि आपने 3 से 4-5 प्रश्न है वो पढ़ लिए यहाँ। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 में 4-5 प्रश्न बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है हमारा व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर क्या होता है दोस्तों? मैं आपको सबसे पहले इसकी बारे बता देता हूं। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक, आपके सामने हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए दोस्तों टायरों के पास में व्हील सिलेंडर लगा होता है जिसमें ऑयल है वो प्रेशर डाल के ब्रेक को लगाने का काम करवाता है। तो दोस्तों ये जो व्हील सिलेंडर है इसके पास में जो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड है किसके माध्यम से पहुंचता है? सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर की वजह से पहुंचता है। तो प्रश्न है हमारा कि व्हील सिलेंडर को किसके बीच में फिट किया जाता है? नंबर 1 ब्रेक ड्रम, ब्रेक प्लेट, ब्रेक शू, पुश रोड। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रेक शू के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है? डीजल को दबाकर दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, स्पार्क प्लग द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। आप अगर मैंने जो पढ़ाया है वो आपने पढ़ा है पहली क्लासों में तो इसका उत्तर आपको जरूर पता होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके। दोस्तों आप सबको पता है डीजल को दबाया नहीं जाता बल्कि हवा को दबाया जाता है, हवा को कंप्रेस किया जाता है। हवा को कंप्रेस करने के बाद में उस पर जो
इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर, जो डीजल इंजन में काम आता है, तो उसके द्वारा डीजल की फुहार की जाती है। तो दोस्तों यहाँ स्पार्क प्लग द्वारा ये किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। इसके अलावा दोस्तों स्पार्क प्लग तो किस में हो गया? पेट्रोल में। अब दोस्तों बात आती है इंजेक्टर। एक इंजेक्टर होता है जो कौन सी इंजन में होता है दोस्तों? इंजेक्टर केवल और केवल डीजल इंजन में काम आता है, जो कि दोस्तों जो ये स्प्रे करने का जो काम है दोस्तों, ये स्प्रे करने का काम कौन करता है? फ्यूल इंजेक्टर दोस्तों। तो आप इसका भी नाम है याद रखना, फ्यूल इंजेक्टर कौन सी इंजन में होता है? डीजल इंजन में। और दोस्तों जिस प्रकार डीजल इंजन में स्प्रे का काम होता है वो कौन करता है? फ्यूल इंजेक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समय से पहले, अगर आप समय से पहले कोई काम कर ले तो क्या होता है? लीड, मतलब पहले, लेग यानी पिछड़ जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाल्व लीड। दोस्तों आप सबको पता है वाल्व लीड किसे कहते हैं? समय से पूर्व वाल्व का खुलना और समय के बाद में खुलना वाल्व लेग कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन आपने देख लिए होंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों मेरी आवाज़ वो थोड़ी मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, तो ये मेरी मजबूरी है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 17 है हमारा कि पेट्रोल इंजन में कंबसन प्रेशर होता है। दोस्तों कंबसन यानी होता है जहां पर ईंधन जलता है, प्रेशर यानी होता है दबाव, मतलब वहां ईंधन को, पेट्रोल या डीजल को जलाने के लिए जो हवा का कंप्रेशन किया जाता है या ईंधन का जो कंप्रेस किया जाता है, वो उनका अनुपात क्या होता है दोस्तों इसका अनुपात जो पेट्रोल इंजन होता है, यहाँ पेट्रोल इंजन की बात हो रही है, तो पेट्रोल इंजन में दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 से 10 तक। दोस्तों ये जो आपका प्रश्न है इसमें आपके विकल्प में 1:2 से 1:10 भी हो सकता है, 1:2 से 1:8 तक हो सकता है, मतलब कि 2 से लेकर 10 या 12 तक का अनुपात है वो पेट्रोल इंजन में हो सकता है दोस्तों। तो आप उसकी चिंता न करें। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना कि 1:2 से लेकर 1:12 तक का जो कंबसन प्रेशर होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है। और डीजल इंजन की बात करें तो दोस्तों ये जो बी ऑप्शन में दे रखा है ये डीजल इंजन के लिए होता है, जो कि 1:10 से लेकर 1:24 तक के मध्य हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ दे रखा है 1:12 से 1:22। तो दोस्तों इसको भी हम डीजल इंजन के लिए कंबसन प्रेशर है मान सकते हैं दोस्तों। इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, पेट्रोल इंजन में कंबसन प्रेशर होता है वो किसका होता है दोस्तों? 1 मिनट। ये जो आपके पास में यह जो अनुपात दे रखा है ये किसका होता है? हवा और पेट्रोल दोनों के मिश्रण का होता है, जबकि पेट्रोल जो डीजल इंजन होता है उसमें केवल हवा का होता है, क्योंकि हवा के प्रेशर के ऊपर ही तो डीजल की फुहार की जाती है। किसके द्वारा? इंजेक्टर के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर होता है। दोस्तों जो डीजल इंजन है उसमें कंप्रेशन जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? इंच के हिसाब से। वो तो पहले बात की थी हमने अनुपात के हिसाब से, यहाँ पाउंड प्रति वर्ग इंच के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। दोस्तों आगे बात करें हम प्रश्न संख्या 19 से, कार्बोरेटर के मुख्य भाग कौन से हैं? कार्बोरेटर आप सब जानते हैं क्या काम करता है? पेट्रोल इंजन में लगा होता है, हवा पेट्रोल का मिश्रण करने का काम करता है। और हवा पेट्रोल का मिश्रण का जो सबसे अच्छा अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 15:1, मतलब 15 अगर लीटर हवा होगी 1 लीटर पेट्रोल होगा, ये सबसे अच्छा अनुपात होता है। लेकिन आमतौर पर सामान्यतः 17:1 का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। आप इनमें से जो भी अच्छा ऑप्शन आपको लगे वो परीक्षा में आए उसको सही करना है। अगर 15:1 है तो 15 ही करना है, अगर 15 ना होकर 17 आए तो 17 करना है। एक सबसे अच्छा पूछा जा सकता है तो 15:1 करना है, और सामान्यतया पूछे तो 17:1 करना है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न था कार्बोरेटर के मुख्य भाग। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट हो जाएगा चोक वाल्व। सॉरी दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 19 है हमारा दोबारा पढ़ते हैं। कार्बोरेटर के मुख्य भाग कौन से होते हैं? फ्लोट चेंबर, चोक वाल्व, थ्रोटल वाल्व। तो ये सभी दोस्तों ये सभी भाग हैं वो किसके होते हैं? कार्बोरेटर के। दोस्तों आप सबको पता है कार्बोरेटर क्या काम करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 20 है हमारा, कार्बोरेटर में अलग अलग हवा तथा पेट्रोल के कई मार्ग बनाए जाने को क्या कहा जाता है? जो अलग अलग कई जो होते हैं आपके मार्ग, तो दोस्तों ये कई मार्ग बनकर क्या हो जाता बन जाता है? एक सर्किट बन जाता है, तो उसको कार्बोरेटर सर्किट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेंचुरी होता है दोस्तों जहां पर हम हवा और पेट्रोल का मिश्रण कर रहे हैं, हवा को अंदर डाला, उसके ऊपर पेट्रोल है उसको छिड़का, जो आएगा जिस प्रकार ये मिलेगा आपस में, तो उस स्थान को वेंचुरी कहते हैं। दोस्तों आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों अब प्रश्न हमारे जो रोड साइंस होते हैं, तो जो चिन्ह है हमारे सामने, सबसे पहला प्रश्न है 121 नंबर प्रश्न है हमारा। दोस्तों आप इन सभी को 121 न समझकर केवल 21 समझें। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है हमारा कि
ये चिन्ह प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप सबको पता है क्या है, गोल है, मतलब आदेशात्मक या अनिवार्य चिन्ह है। एक लीक से पार्किंग निषेध होता है, दो से क्या हो जाता है दोस्तों, खड़ा करना भी मना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, एक हमारा कौन सा चिन्ह बताता है कि ये पैदल पथ पार है। पैदल पर पार पथ के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो हमारे सामने जो विकल्प दिख रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, यहाँ आदमी काम कर रहा है, यहाँ विद्यालय है, ये पैदल पार पथ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो ये है, ये अवरोधक चिन्ह है हमारे सामने। प्रश्न संख्या 123 दिख रहा है, ये केवल 23 है दोस्तों, ध्यान रखें। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बैरियर अवरोधक है। बैरियर अवरोधक के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यह आदमी काम करने का है, यह पहाड़ से पत्थर गिरने का है, ये उभार लिए या उबड़ खाबड़ जमीन का है। प्रश्न संख्या 124, कौन सा चिन्ह बताता है कि प्रवेश निषेध है। दोस्तों 124 नहीं, केवल 24 कि प्रवेश निषेध है। प्रवेश निषेध को यहाँ कौन है वो कर रहा है कि आपको प्रवेश नहीं करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आप सबका है, आना जाना मना है, जाना मना है, ओवरटेकिंग मना है, और यहाँ केवल जाने के लिए किया का है दोस्तों। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना है कि जो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने, ये आने और जाने का जो रास्ता है उसको बंद करता है। और दोस्तों जो 2 नंबर है, ये एक तीर का निशान है, मतलब ये एक केवल तीर का निशान ये है कि आप आगे जाइए। और दोस्तों इसको अगर काट दिया जाए तो ये होता है कि आपको आगे जाना मना है, मतलब प्रवेश निषेध है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कि प्रवेश निषेध है। आगे दोस्तों बात करें, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है। दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न है हमारा। पेट्रोल पंप को आप सबको पता है, एकदम इजी है, ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, कि बीच में अंतराल है। अंतराल को कौन बताता है। ये देखो हाथ ठेला गाड़ी को निषेध किया गया है, ट्रक या बड़ी गाड़ियों को निषेध किया गया है। यहाँ देखो दोस्तों रोड है, रोड के मध्य पट्टी को यहाँ से देखो बीच में से काट दिया गया, मतलब जगह रखी गई है, मतलब बीच में अंतराल है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये एक्सेल बार को दर्शा रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 127 है हमारा, विच साइन डिनोट्स कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट। आगे देखते हैं कि कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा या दाएं मुड़ना जरूरी है। दोस्तों हमारा जो 27 नंबर प्रश्न है वो क्या बताता है कि सीधा या दाएं मुड़ना जरूरी है, दाएं बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या कहता है कि आपको बाएं मुड़ना है। दोस्तों तो फिर अगर ये इस प्रकार होता तो क्या कहता कि आपको आगे जाकर दाएं मुड़ना है। ये दोनों में अंतर है दोस्तों। तो आप जैसे देखो, एक तो ये हो गया, इसका मतलब है आपको आगे जाकर दाएं मुड़ना है। और अगर केवल सीधा एरो होता इस प्रकार से तो इसका मतलब होता कि आपको अभी दाईं साइड में मुड़ना है। तो ये दोनों में अंतर है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा 27 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। केवल 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, मैं बार बार 128 बोल रहा हूँ इसके लिए सॉरी। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न हमारा ये है कि प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है। दोस्तों प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसीसी, इसका पूरा नाम देख लीजिए दोस्तों, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। बहुत ही लंबा नाम है, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। पीयूसीसी की जो वैलिडिटी होती है कितनी होती है, 6 माह है प्रदूषण प्रमाण पत्र की। इसके अलावा दोस्तों जब नया वाहन लाते हैं तो पीयूसीसी 1 साल का बनाया जा सकता है। आगे बात करें दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है हमारा। 29 नंबर का है कि दोनों ओर पार्किंग कर सकते हैं। ये कौन सा चिन्ह बता रहा है दोस्तों, आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है, तो सिंपल प्रश्न में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रश्न संख्या 30 है हमारा, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्या कर रहा है, ये मोड़ को दर्शा रहा है, मतलब दाईं और घुमाव है। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 प्रश्न क्या कहता है, वाहन के बीमा की वैधता होती है। वाहन की जो इंश्योरेंस होती है उसकी दोस्तों क्या होती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि 1 साल। दोस्तों इसके मैं अलावा बात करूं, अगर आप न्यू व्हीकल खरीदते हैं तो वर्तमान में नियम है कि उसकी जो इंश्योरेंस है आप एक साथ में, जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ केवल, उनकी जो आप इंश्योरेंस है 1 से 5 साल तक की करवा सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद में आपको प्रत्येक वर्ष है इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, आप 1 साल से ज़्यादा नहीं करवा सकते। दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या जो 131 हमारा 31 था, इसका उत्तर हो गया 1। 32वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न ये है कि चिन्ह प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपको पता है क्या है, ये इसमें आगे जाकर बाएं मुड़ने को नहीं, केवल बाएं मुड़ना को कह रहा है, मतलब बाएं मुड़े या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न 32 का तीसरा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो 33 नंबर प्रश्न है हमारा,
कि दिस साइन रिप्रेजेंट, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है। सबको पता है प्लस प्लस का निशान मतलब प्राथमिक उपचार केंद्र तो हो ही गया, चारपाई मतलब अस्पताल बन गया। केवल चारपाई होती तो क्या होता दोस्तों, विश्राम स्थल होता दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हॉस्पिटल या अस्पताल। प्रश्न संख्या जो हमारा 34 है वो क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग सीखने हेतु क्या करोगे, वाहन सिर्फ दिन के उजाले में ही चलाएंगे, वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास में बैठे होने पर ही चलाएंगे जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, वहीं प्रैक्टिस करेंगे जहां यातायात का दबाव कम हो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 34 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यू विल ड्राइव व्हेन ए ट्रेंड ड्राइवर सिटिंग विथ यू। मतलब आपके साथ में जो जो ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, उसके पास में बैठे रहने पर ही उसके दिशा निर्देशों के अनुसार ही वाहन चलाएंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 34 है इसका उत्तर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, सड़क पार करने के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल हमेशा करना चाहिए। एकदम इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाए दोस्तों ऑलवेज, हमेशा हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न है हमारा। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह, ये जो आपके सामने है, मतलब ये आपको क्या इंगित कर रहा है कि आपको सीधा ही चलना है, तो सीधा जाना अनिवार्य, कंपल्सरी अहेड अंग्रेजी में कहें तो ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 37 है, 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आगे संकड़ी पुलिया है, आगे संकड़ी पुलिया है। दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, इसमें देखो चौड़ा दिखा रखा है, ये आपके ब्रिज का है, और दोस्तों ये वाई इंटरसेक्शन है, और ये आगे संकड़ी सड़क को दर्शा रहा है। तो इसमें संकड़ी पुलिया मतलब नैरो ब्रिज की बात कर रहा है, तो ब्रिज के लिए ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 है हमारा, यह चिन्ह आगे बताता है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे खतरनाक खाई है, खाई को कौन बताता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। या गहराई भी कहा जा सकता है इसको, डेंजरस डीप, डीप यानी होता है गहराई, और दोस्तों ये उबड़ खाबड़ जमीन को दर्शाता है। प्रश्न संख्या हमारा 39 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहनों का आना व जाना दोनों क्या है, मना है। दोस्तों आपके सामने एक ही सिग्नल है ऐसा जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या 140 की, तो 140 प्रश्न नंबर संख्या है ये है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। मतलब बिना फाटक, आप यहाँ बात क्या हो रही है, बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग, और 50 से 100 का मतलब एक ही रेखा होगी दोस्तों, और बिना फाटक का मतलब सीधी ट्रेन दिखेगी दोस्तों। जहाँ फाटक होगी, यहाँ देखो फाटक दिख रही है, फाटक सीख, और यहाँ ट्रेन दिख रही है, तो जहाँ दोस्तों फाटक दिख रही है मतलब वहाँ फाटक बना हुआ है, और जहाँ सीधी ट्रेन दिख रही है मतलब फाटक सामने नहीं है। तो दोस्तों 50 से 100 मीटर की दूरी मतलब एक रेखा, और बिना फाटक का मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिने तरफ का मोड़ है, दाहिने तरफ मतलब राइट हैंड में। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी। 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा या बाएं मुड़ना जरूरी है, सीधा या बाएं दोनों ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि जानवर गाड़ी निषेध है। तो दोस्तों ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि एक तरफा यातायात है, एक तरफा यातायात की बात हो रही है दोस्तों, एक ही है जिसमें ये इसको खुला रखा है, सब में बाकी क्रॉस सब पे है लेकिन इस पे नहीं है, तो दोस्तों जाने का मार्ग है वो ओपन है इसमें। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 44 है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न संख्या 45 है हमारा, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों आपके सबके सामने ये चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, बाएं साइड में मोड़ है या घुमाव है, लेफ्ट हैंड कर्व है। दोस्तों आपको अंग्रेजी का शब्द भी ध्यान रखना है दोस्तों, इसका प्रश्न 45 अंक का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेफ्ट हैंड कर्व है, मतलब बाईं ओर घुमाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 46 है दोस्तों, कौन सा चिन्ह गति सीमा को बताता है, गति सीमा। दोस्तों सबसे ये है क्या बता रहा है, हाइट को, ये गति को, ये एक्सल भार को, और ये चौड़ाई को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है गति सीमा को बता रहा है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, निजी वाहन पर्सनल गाड़ियों की बोल रहे हैं, जिसका बैकग्राउंड सफेद होता है और अंक है वो किस कलर में होते हैं, पीले कलर में, काले कलर में, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। प्रश्न संख्या जो हमारा 47 है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अंक व अक्षर। दोस्तों ये पीछे प्रश्न आया था कि जो ये गाड़ियाँ होती हैं इनकी नंबर प्लेट पर जो अक्षर लिखे होते हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं, अंग्रेजी भाषा में, और जो अंक होते हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं, अरबी में।
अंग्रेजी और अरबी। अंक और अक्षर मतलब ए फॉर ए, ए फॉर ए मतलब अक्षर से अंग्रेजी, अंक से अरबी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। दोस्तों कोई सा भी तरीका हो, हमें मात्र मात्र चाहिए ये कि हमें प्रश्न याद हो जाए। वो कोई सा भी तरीका हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी तीसरे का अलग हो सकता है। तो अपने तरीके के हिसाब से आप याद कीजिए। दोस्तों ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये पूछ रखा है दोस्तों, जो चेतावनी चिन्ह है उसके इतिहास में एकमात्र ऐसा चिन्ह है जो उल्टे त्रिभुज में बना हुआ है। वो दोस्तों वो एकमात्र चिन्ह है गिव वे का, मतलब रास्ता दीजिए। ये दोस्तों चौराहे के पास में, इंटरसेक्शंस के पास होता है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है वहाँ से लेन कई है वो डिवाइड हो रही होंगी और पीछे से वाहन लगातार आ रहे होंगे और आप है वहाँ रुकने की कोशिश में होंगे। तो ये चाहिए कि वहाँ रास्ता खुला रहना चाहिए ताकि जो लगातार वाहन जा रहे हैं उनकी जो उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो गिव वे का चिन्ह उल्टा त्रिभुज में होता है, सबसे महत्वपूर्ण चिन्हों में से एक है दोस्तों, इसको आप हाईलाइट करते हुए याद कीजिए। प्रश्न संख्या 49 यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों केवल और केवल 4 पहिए, मतलब ये सूचनात्मक चिन्ह है क्योंकि ये आयत में बना हुआ है। तो ये क्या है, आराम करने की जगह, रेस्टिंग प्लेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों कि यदि आप किसी छोटे रास्ते से मुख्य सड़क पर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे छोटे रास्ते से। तो नंबर 1 है कि आप गाड़ी रोककर मुख्य सड़क के दोनों ओर देखेंगे एवं सुरक्षित लगने पर ही मुख्य सड़क पर आएंगे। नंबर 2 है आप सावधानी से मुख्य सड़क पर आ जाएंगे। नंबर 3 यदि रास्ता साफ है, यदि रास्ता साफ है तो आप बिना स्पीड कम किए मुख्य सड़क पर आ जाएंगे। नंबर 4 है इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। दोस्तों 50 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कि आप गाड़ी रोककर मुख्य सड़क के दोनों ओर देखेंगे एवं सुरक्षित लगने पर ही मुख्य सड़क पर आप एंटर होंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस सिलेंडर लाल रंग से पेंट नहीं किया जाता। कौन सा गैस सिलेंडर है दोस्तों, आप सबको पता है ये जो तरल पेट्रोलियम पदार्थ है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोयला गैसें होती है, इन सब के द्वारा दोस्तों इंजन है वो चलाए जाने लग गए हैं वर्तमान में, क्योंकि वायु प्रदूषण को देखते हुए हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां भी अब काम मिली जा रही है। दोस्तों प्रश्न ये है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है लेकिन आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी। गैस सिलेंडर लाल रंग से पेंट किया नहीं किया जाता, तो कौन सा है जो गैस सिलेंडर है वो लाल रंग से रंगा हुआ नहीं होता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो कभी लाल नहीं होता। बाकी जो घरेलू गैसें होती है हमारे सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी वगैरह जो भी है तो उन पर लाल रंग किया हुआ होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन होगी उसका लाल रंग नहीं होगा। ऑप्शन पर प्रश्न संख्या 52 है सड़क परिवहन हेतु डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनकी क्या होती है, प्रारंभिक लागत कम होती है, निर्माण लागत कम होती है, परिचालन लागत कम होती है, रखरखाव लागत कम होती है। तो दोस्तों क्या कारण है कि डीजल इंजन होते हैं उनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, तो इनकी जो परिचालन लागत है वो क्या होती है, कम होती है। दोस्तों आगे बात करें, ट्रक के टायर की असमान घिसाई का कारण हो सकता है। नंबर 1 है टायर में कम दबाव, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा टायर पर अधिक भार, अतिशय उभार मतलब कैम्बर निकल जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 53 का उत्तर है वो क्या हो जाए, उपरोक्त में से कोई, अगर कोई भी एक दोष अगर टायर में है तो वो क्या है, जो गाड़ी है भारी वाहन होते हैं उनका टायर एक साइड से घिस सकता है, मतलब टायर पर अधिक भार होगा, दबाव कम होगा, हवा कम होगी, अतिशय उभार मतलब कैम्बर होगा। दोस्तों कैम्बर किसे कहते हैं, आप देखते हैं कोई कई की गाड़ी ऐसी होती है जिसके पहिए होते हैं थोड़े से ऊपर से, वो थोड़े से इस प्रकार दिखते हैं थोड़े से, आप कई गाड़ियों को देखेंगे जिनमें एक मतलब कैम्बर की व्यवस्था होती है, मतलब वो टायर है क्या थोड़े से टेढ़े दिखते हैं, हमें पीछे से देखने पर लगता है कि इस गाड़ी के टायर है वो थोड़े से टेढ़े हैं, तो उस ये किस कारण होता है, इस कैम्बर के कारण होता है। दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या हमारा 54 है बस ट्रक के मुख्य भारतीय निर्माता है। ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस से है दोस्तों, फिर भी पढ़ लीजिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 54 है, इसका उत्तर हो जाए अशोक लीलैंड। प्रश्न संख्या 55 है इंजन द्वारा ईंधन की अतिशय खपत का कारण हो सकता है। इंजन है वो बहुत ज्यादा ईंधन को खपत करता है, क्या कारण हो सकता है, ऑयल पेन गास्केट, गास्केट होता है एक प्रकार की सील के मध्य में से तेल का रिसाव होना, बिल्कुल सही है, तेल का अतिशय दबाव होना, घिसे हुए पिस्टन रिंग्स का होना, इनमें से कोई भी, मतलब दोस्तों 55 नंबर प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई भी है, अगर एक समस्या होगी तो तेल है वो इंजन ज़्यादा खाएगा या ज़्यादा जलेगा। प्रश्न संख्या 56 है हमारा ब्रेक का उद्देश्य होता है, ब्रेक क्या काम करता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप देखें तो मैं आपके सामने 3 सेकंड का समय देता हूँ, आप कमेंट्स में लिखिए कि उत्तर क्या होगा।
चलो देखते हैं दोस्तों। अब मैं समझाऊंगा दोस्तों। ये पहली बार प्रश्न आया है। ऊर्जा का संग्रहण करना कोई नहीं होगा, गलत होगा बिल्कुल। घर्षण को ताप में बदलना, जो घर्षण होता है, घर्षण कहाँ होता है। नंबर 3, ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा में तो मतलब होता है जो ऊर्जा है उसको गति मतलब उसको बढ़ाना, लेकिन ब्रेक तो गति को कम करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलना। अब ये दोस्तों गतिज ऊर्जा को ताप में क्यों बदलता है, आप सबको पता है। ब्रेक में ड्रम होता है या हाइड्रोलिक जो फ्लूइड से चलने वाले ब्रेक होते हैं, इन सब में जब हम गाड़ी को 80 की स्पीड से चला रहे हैं और बाद में हम जैसे ब्रेक लगाएंगे तो ये जो 80 की स्पीड है ये तो होगी दोस्तों गतिज ऊर्जा। जैसे ब्रेक लगाया तो ड्रम के अंदर जो ब्रेक शूज है वो काम करने लगेंगे और उनमें घर्षण होगा। घर्षण के कारण क्या है, वो गर्म हो जाएंगे। तो ये जो गतिज ऊर्जा है किस में बदल जाएगी, ताप ऊर्जा में। तो ये इसमें ब्रेक का उद्देश्य होता है गतिज ऊर्जा को कम करके उसको ताप ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना, मतलब गतिज ऊर्जा को रोक देना या टायरों को पकड़ लेना। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गतिज ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलना। दोस्तों हमें ताप ऊर्जा चाहिए नहीं होती है, इसीलिए दोस्तों यहाँ जो ताप ऊर्जा होती है ड्रम में, तो ड्रम क्या है, वातावरण की वायु के संपर्क में आने के कारण अपने आप ठंडा होता जाता है दोस्तों। आगे है प्रश्न संख्या 57, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर संशोधित मोटर व्हीकल बिल 2019 के तहत जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस के अगर आप वाहन चलाते हैं तो दोस्तों कितना जुर्माना लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 5,000 का। अगर आप बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं तो कितना रुपया भरसो दोस्तों, 5,000 रुपया भरना पड़सी। तो दोस्तों थाने तो कोई चिंता ही कौन करनी, बिना इन्हों तो आप लाइसेंस बनवा ले ठीक रहे सी। प्रश्न संख्या 58 है दोस्तों आपने कि शराब पीकर कोई रईस वह जगह चलावे, रही शराब पीकर वाहन चलावे तो बिके कतो जुर्मानो लागे, 10,000 को जुर्मानो। और अगर थी बिना लाइसेंस चलाओ जना 5,000 को जुर्मानो। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 58 है, बिको उत्तर 4 हो जैसी। प्रश्न संख्या 59 है हमारा, स्कूटर के स्टार्ट न होने या बंद हो जाने का क्या कारण हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 59 है, इसका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब स्पार्क प्लग दोषपूर्ण हो सकता है, कार्बोरेटर में पेट्रोल की अधिकता हो सकती है, कार्बोरेटर तक पेट्रोल नहीं जा रहा हो, तो इनमें से कोई भी एक दोष हो तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, या अगर स्टार्ट हो गया है तो वापस बंद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, क्या कारण है कि क्लच स्लिप करता है। क्लच स्लिप क्यों करेगा दोस्तों, क्लच के साइड में दोस्तों मैंने बताया था चमड़े का या कई पदार्थों के क्या है एक लेफ किया जाता है या एक परत लगाई जाती है ताकि क्या है वो घर्षण कर सके। तो दोस्तों इसमें रिलीज बियरिंग खराब हो, क्लच प्लेट घिसी हो, क्लच बियरिंग खराब हो, ये सभी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 60 का उत्तर हो जाएगा कि जो क्लच प्लेट है वो स्लिप कब होती है दोस्तों, का हम क्लच लगाते हैं लेकिन वो लगती नहीं है। तो दोस्तों क्लच प्लेट घिसी होने के कारण क्या होगा दोस्तों, सॉरी, क्लच प्लेट घिसी होने के कारण क्या होगा दोस्तों, आपका जो इस प्रश्न, सॉरी मिनट, क्लच प्लेट घिसी होने के कारण क्या होगा, क्लच की स्लिप होना ये कारण होगा। तो दोस्तों 60 का उत्तर हो जाएगा क्लच प्लेट घिसी है। प्रश्न संख्या 61 है दोस्तों हमारा, डीजल पंप पूरा डीजल क्यों नहीं देता। डीजल पंप है जिसे फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं दोस्तों, डीजल पंप को क्या कहा जाता है, फ्यूल इंजेक्टर। सबसे अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है कि फ्यूल इंजेक्टर कौन से इंजन में होता है, तो डीजल इंजन में। इंजेक्शन प्रेशर का अधिक होना, नोजिल जाम, डीजल फिल्टर गंदे होना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 61 है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा डीजल पंप है वो डीजल नहीं दे रहा है, तो सीधा सा उत्तर है कि डीजल फिल्टर गंदे हैं दोस्तों। इस प्रकार इसके अलावा भी दोस्तों बात करें दोस्तों, ये जो आपके सामने अधिक प्रेशर की बात हो रही है तो ये कदापि नहीं होगा, इसके वजह से है ये नोजिल जाम होना हो सकता था दोस्तों, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ये नहीं होगा, इसलिए हम इसको उपरोक्त सभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है डीजल फिल्टर गंदे होना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 62 संख्या प्रश्न कि इंजन ऑयल की अधिक खपत के क्या कारण है। इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल का मतलब है जो आपके इंजन के अंदर जो घर्षण को कम करने के लिए या उसका ताप कम करने के लिए लगाया जाता है इंजन ऑयल। तो पिस्टन रिंग घिसे हुए हैं, वाल्व गाइड ढीले हैं, टाइमिंग कवर या टेपिड कवर पैकिंग लीक है, या उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या जो 62 है दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सबको पता है पिस्टन रिंग्स किस लिए होते हैं, ये टाइमिंग कवर और टेपिड कवर पैकिंग है, ये तो लीक हो गई, ये तो सबसे ऑप्शन। अगर दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं होता हमारे सामने तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हो जाता ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें पिस्टन रिंग की बात हो गई, और पिस्टन रिंग किसका काम करते हैं, जो कंबसन चेंबर में जो उष्मा होती है उसको इंजन ऑयल तक आने से रोकने का काम करती है दोस्तों। ये अगर घिस जाएगी, सही अवस्था में नहीं रहेगी,
तो इंजन की ऊष्मा है वो इंजन ऑयल के पास आएगी और इंजन ऑयल को जलाने का काम साथ में करती रहेगी। दोस्तों इसके लिए जो वाल्व वगैरह ढीले होने पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कुछ लाइक तो जरूर कीजिए। दोस्तों आप घंटे वाला बटन तो आपने दबा दिया होगा, नोटिफिकेशन आता होगा, लेकिन दोस्तों आप लाइक और कमेंट है बहुत ही कम कर रहे हैं। कई दोस्त अच्छे हैं जो मेरे दोस्त टाइप में हैं, वो तो कमेंट कर रहे हैं और मुझे सुझाव भी दे रहे हैं कि मुझे किस हिसाब से आगे की प्लानिंग करनी है, मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों हम सभी एक साथ में मिलकर ही काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार ही मैं काम कर रहा हूँ जहाँ तक संभव है। प्रश्न संख्या 63 है, इग्निशन। इग्निशन क्या होता है दोस्तों? जलाना, ईंधन को जलाना। इग्निशन किस में मिस फायर क्यों होता है? बैटरी डिस्चार्ज हो, इग्निशन कॉइल खराब हो, स्पार्क प्लग गंदा हो, या ये सभी। प्रश्न संख्या 63 है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है इग्निशन किस में मिस फायर क्यों होता है, केवल और केवल बैटरी डिस्चार्ज। इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये एक नंबर नहीं होगा, तो ये सभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों कौन सा होगा कि प्रश्न संख्या जो 63 इसका उत्तर हो जाएगा इग्निशन मिस फायर क्यों होता है, इग्निशन कॉइल खराब होने पर। इग्निशन जो कॉइल होती है जो चिंगारी पैदा करने का काम करती है, जो उसके क्या इग्निशन कॉइल के खराब होने पर क्या होगा, मिस फायर होगा, समय पर ये नहीं जलेगा। प्रश्न संख्या 64 है, इंजन गर्म हो जाने पर इग्निशन प्रणाली के क्या दोष हैं? इंजन गर्म हो जाता है तो इग्निशन प्रणाली के क्या दोष हो सकते हैं? स्पार्क प्लग इंसुलेशन क्रैक है, इग्निशन टाइमिंग रिटायर्ड है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 64 है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंजन गर्म हो जाने पर इग्निशन प्रणाली में क्या दोष हो सकता है दोस्तों? इग्निशन टाइमिंग है वो रिटायर्ड है, मतलब इसको बदलने की आवश्यकता होगी दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है, 64 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इग्निशन टाइमिंग रिटायर्ड है। स्पार्क प्लग है वो इग्निशन से पहले का काम है, तो दोस्तों इग्निशन प्रणाली की बात हो रही है यहाँ। तो दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर है वो 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ इंजन के गर्म होने पर इग्निशन प्रणाली में क्या दोष हो सकते हैं ये बात हो रही है, इसलिए दोस्तों एक नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। अगर इसमें इंजन स्टार्ट नहीं होता या इग्निशन प्रणाली वो काम ही नहीं करती तो उस स्थिति में उपरोक्त दोनों नंबर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि इंजन गर्म हो गया है तो इग्निशन प्रणाली पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके हिसाब से बताया जा रहा है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, इंजन गर्म हो जाएगा तो जो इग्निशन टाइमिंग है, जो ईंधन जलने का समय है, वो क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा, या उसमें देरी या जल्दी होने लगेगी, तो सही टाइमिंग नहीं रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या 65 है हमारा, बैटरी चार्ज न होने का क्या कारण हो सकता है? बैटरी चार्ज नहीं होने का, डायनेमो ड्राइविंग बेल्ट टूटी या स्लिप हो, चार्जिंग सर्किट के तार टूटे या ढीले हो, कट आउट के पॉइंट एडजस्ट नहीं हो। तो दोस्तों बैटरी चार्ज नहीं होने का मतलब क्या है कि उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बताऊं बैटरी चार्ज किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि गाड़ी में क्या होता है, एक तो होता है डायनेमो, डी फॉर डायनेमो, एक होता है दोस्तों अल्टरनेटर। दोस्तों इनमें अंतर क्या होता है? डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों और यही काम क्या करता है, अल्टरनेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों इनमें अंतर क्या है, डायनेमो है वो डीसी पैदा करता है और अल्टरनेटर है वो एसी उत्पन्न करता है। इन दोनों का नाम क्या है, एसी का है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का है डायरेक्ट करंट। दोस्तों अब होता क्या है दोस्तों, आजकल कई जो एसी वगैरह गाड़ी में होते हैं, जो जो प्रोफेशनल जो लाइटिंग सिस्टम होता है, जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं, इनमें ये दोनों चीज़ें होती हैं, डायनेमो भी होता है और अल्टरनेटर भी होता है। अब दोनों दोस्तों इन केवल डायनेमो को क्यों नहीं लगाया जा सकता ये मैं बता रहा हूँ। डायनेमो डीसी पैदा करता है दोस्तों, एक नियम है, डीसी को एसी में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। किसको, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में। दोस्तों जो हमारे घरों में विद्युत आती है ये एसी करंट होती है, लेकिन दोस्तों जो गाड़ियों में बैटरी लगी होती है ये बैटरी डीसी ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो डीसी होती है इसको एसी में बदलना तो बहुत आसान है, लेकिन जो एसी है, जो हमारे घरों में लाइट होती है, इसको डीसी करंट में बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों डीसी करंट है उसकी दक्षता बहुत अच्छी होती है और एसी करंट है उसकी दक्षता थोड़ी कम होती है। लेकिन कई यंत्र ऐसे होते हैं जो एसी से चलते हैं, कई ऐसे होते हैं जो डीसी से अच्छे कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था कि डायनेमो क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या दोस्तों इस जो 65 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों समय ज्यादा लग रहा है इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। प्रश्न संख्या 66 है, मोटर गाड़ी की लाइटों का न जलने का क्या कारण है? मोटर गाड़ी की लाइटें नहीं जलती, बैटरी डिस्चार्ज है, बिल्कुल नहीं होगा। डिस्चार्ज होगी तो दोस्तों आप सबको पता है गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, बैटरी चार्ज होने लग जाएगी।
सर्किट में तार टूटे हैं उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाँ, मान सकते हैं कि बैटरी की लाइटों का न जलने का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन पूछ ले, अगर उपरोक्त दोनों ऑप्शन इसमें नहीं हो तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्किट में तार टूटे हुए हैं। अगर ये उपरोक्त दोनों दे दिया तो हम बैटरी को डिस्चार्ज भी मान सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 67 है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आप किसी बुक्स में उत्तर देकर ये न कहें कि राजूराम सर ने जो यूट्यूब पर बताया था वो गलत बताया है। दोस्तों बुक्स में बहुत सारी गलतियां आती है, बुक्स को बनाने वाले भी इंसान होते हैं और दोस्तों मैं भी इंसान हूँ। हाँ, मैं ये नहीं मानता कि मुझसे गलती नहीं होती दोस्तों। वीडियो बनाते समय वो काफ़ी कुछ है वो हैंडल करना पड़ता है, काफ़ी प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो उसके मद्देनज़र कभी कभी ऑप्शन है वो गलत है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो उसकी आप चिंता न करें। अगर कोई ऐसा हो सकता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा या उसको दोबारा रिव्यू उसका करूंगा। तो दोस्तों आप केवल किताब को देखकर ये न कहें कि मैंने गलत बताया। आप किताब को पूर्णतः सत्य न माने, किताब में भी कई गलतियां हो सकती है। तो प्रश्न संख्या 67 है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, एक बात बता दूं कि अगर कोई भी प्रश्न गलत है वो मेरी गलती से हो सकता है, मैं जानबूझकर गलत नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों 67% है इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। चोक वाल्व बंद हो, कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, इंजन ओवरहीट होता हो, उपरोक्त सभी। दोस्तों इंजन गर्म होने का कारण है वो ये सभी हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है वो इंजन ओवरहीट होना है दोस्तों। इसमें इसके अलावा जो दोस्तों कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, तो पेट्रोल न जाएगा तो इसको इंजन को ईंधन नहीं मिलेगा, और जब ईंधन नहीं मिले, एक बार मिलेगा एक बार नहीं मिलेगा, तो इस स्थिति में क्या है इंजन गर्म हो जाएगा, क्योंकि उस पर लोड पड़ेगा, लोड बढ़ने से इंजन गर्म होगा। तो ये भी इंजन गर्म होने का कारण है कि कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, तो चोक वाल्व है बंद हो जाने के कारण भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा प्रश्न है, अगर उपरोक्त सभी यहाँ नहीं होता तो इंजन ओवरहीट होता हो, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे ऑप्शन है वो दो और दे रखे हैं, इनकी वजह से क्या है इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 भी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है। दोबारा बता दूं कि दोस्तों आप किताब के उत्तर में कभी न जाएं। हो सकता है किताब में गलत प्रिंट हो रखा हो, तो आप पूरी जांच पड़ताल कीजिए, तभी उसके बाद में ही है वो कुछ कहिए कि मैंने गलत बताया है, या आप इसका स्पष्टीकरण मांग सकते हैं मुझसे अगर आपको कुछ डाउट हो। तो दोस्तों इसका मैंने आपको विकल्प दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दोस्त का कमेंट है उस पर रिप्लाई जाएगा, चाहे आपने अच्छा कमेंट किया है या बुरा किया है। सवाल करना अच्छी बात है, सवाल पे ऑब्जेक्शन करना भी अच्छी बात है, और उसका उत्तर जानना भी अच्छी बात है, क्योंकि ये सब है ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं दोस्तों। मेरी भी आदत है, मेरे टीचर भी मुझे हमेशा कहते थे कि राजूराम है वो ज़्यादा प्रश्न करता है, और दोस्तों मेरी सबसे अच्छी आदत थी कि मैं प्रश्न करता हूँ, और मैं इसको मेरे लिए बहुत अच्छा मानता हूँ। दोस्तों आप भी कीजिए, प्रश्न पूछिए, डाउट क्लियर होगा तभी आप सीख पाओगे। प्रश्न संख्या 68 है, तेल की खपत अधिक होती है, तो इसका कारण क्या होता है। तेल की खपत अधिक, वायरिंग खराब हो, बाहरी लीकेज हो, मिश्रण रिच हो, ये सभी। 68% है, इसका उत्तर हो जाएगा कि बाहरी लीकेज होने के कारण क्या होगा, ईंधन है अधिक खपत होगा। दोस्तों वायरिंग खराब हो है, ये ऑप्शन आ जाने के कारण ये सभी नहीं हो सकता, नहीं तो मिश्रण रिच होने के कारण भी तेल की थोड़ी सी मात्रा है वो ज़्यादा खर्च होती है दोस्तों। आपको पता है मिश्रण रिच अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है धनवान होना। तो यहाँ मिश्रण का मतलब है कि हवा पेट्रोल का जो मिश्रण होता है उसमें पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा हो जाना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कार्बोरेटर अगर सही काम कर रहा है तो इस हिसाब से तेल की खपत अधिक होती है। उसका कारण क्या हो सकता है, कोई बाहरी लीकेज होने के कारण हो सकता है, क्योंकि बाहरी लीकेज अगर होगी, जो इंजन होगा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं, समय के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, समय ज़्यादा लग रहा है। तेल की अधिक खपत क्यों होगी, बाहरी लीकेज होगी। बाहरी लीकेज का मतलब जो आपका इंजन है, इंजन में जो पिस्टन को ऊर्जा देने के लिए जो उष्मा पैदा हो रही है, ईंधन जल रहा है, तो उसके जलने से, अगर जलने के बाद में जो पावर स्ट्रोक काम करता है, तो पावर स्ट्रोक के समय अगर गैस है वो लीकेज हो जाएगी तो वो पिस्टन को गति नहीं दे पाएगा, और पिस्टन को पूरी ऊर्जा नहीं दे पाने से ईंधन है वो ज़्यादा जलेगा और गाड़ी को जो शक्ति कम प्राप्त होगी। तो मिश्रण रिच भी हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो दोस्तों है ऑप्शनों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ इस कंडीशन में इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बाहरी लीकेज होना ही सही होगा दोस्तों, क्योंकि वायरिंग खराब होने से तेल की खपत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों आगे प्रश्न बात करें, प्रश्न संख्या 69 है, इंजन से आवाज आती है। दोस्तों हम किताब में या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं पता चलता कि यार इसका उत्तर है वो ये सभी क्यों नहीं हुआ, जो 68 क्वेश्चन में हुआ है कि बाहरी लीकेज क्यों हुआ, मिश्रण रीच होने से क्यों नहीं हो सकता, या वायरिंग खराब होने से क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने आपको डाउट क्लियर किया है, और डाउट क्लियर करना ही सीखना है दोस्तों। तो दोस्तों
अगला प्रश्न है, इंजन से आवाज आती हो तो इसका कारण होता है क्लच स्लिप करता हो, वाल्व की आवाज हो। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, कार्बोरेटर लीक करता हो, हाई स्पीड हो। तो दोस्तों इन सब में से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वाल्व है ढीला हो या वाल्व। तो दोस्तों इंजन से जो आवाज आएगी वो किसके कारण आएगी, वाल्व है, वाल्व के खराब हो जाने, ढीले होने या खराब हो जाने की स्थिति में क्या होगी, इंजन की आवाज है वो बाहर ज्यादा सुनाई देगी। नहीं तो क्या है, वो आवाज अंदर ही अंदर रहेगी और साइलेंसर से होते हुए वातावरण में खुली हवा में चली जाएगी। तो दोस्तों 69 का उत्तर 2 नंबर हो जाएगा, वाल्व का खराब होना या ढीला होना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 70 है हमारा, निम्नलिखित में से फ्यूल को कैसे बचा पाएंगे। फ्यूल मतलब ईंधन को कैसे बचाना है, इंजन स्वस्थ रहे, बार 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 ब्रेक न लगाए, बार बार क्लच से न दबाए। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 71 है, यदि इंजन में पानी का स्तर कम रखा जाए, इंजन में पानी का स्तर कम रखा जाए तो संभावित परिणाम हो सकता है पिस्टन का टूटना, इंजन की नॉकिंग, बियरिंग की खराबी, ये सभी। तो दोस्तों अगर इंजन में वो पानी है का स्तर है वो कम होगा, ये वाटर कूल्ड इंजन की बात हो रही है दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन में पानी का जो स्तर है कम होने से क्या हो सकता है, पिस्टन का टूटना, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा इंजन, तो गर्म होने से क्या टूट सकता है, इंजन की नॉकिंग मतलब इंजन आवाज़ करेगा, खटखट की आवाज़ आएगी। बियरिंग की खराबी, बियरिंग खराब हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हीट होगी, क्योंकि पानी कम होने की वजह से इंजन ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों इसका प्रश्न ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है हमारा, इंजन में अतिरिक्त तेल की खपत निम्नलिखित के कारण होती है। तेल पेन गास्केट तेल से रिसाव, इंजन के तेल की कम गुणवत्ता या श्यानता, बुरी तरह घिसी हुई पिस्टन रिंग्स, उपरोक्त में से कोई भी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, आपको मोबाइल फोन का प्रयोग केवल तब करना चाहिए जब, ऑप्शन नंबर जो 73 है इसका 1 नंबर हो जाएगा, वाहन खड़ा हो और उचित रूप से पार्क हो, वाहन खड़ा करके ही मोबाइल से बात करनी चाहिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 74 है, आप परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं, किसके द्वारा पहचान सकते हैं कि ये परिवहन वाहन है दोस्तों। तो दोस्तों जो वाहन की नंबर प्लेट होती है उसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि जो वाहन है वो परिवहन वाहन है या हल्का वाहन मोटर व्हीकल है। दोस्तों इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाहन की नंबर प्लेट देखकर। जो प्रश्न संख्या 75 उसको डिलीट कर दी है दोस्तों। प्रश्न संख्या 76, सभी मोटर वाहन नियमन द्वारा कवर होने चाहिए, जीवन बीमा, तृतीय पक्ष बीमा, व्यापक बीमा। तो दोस्तों कम से कम जो आपका वाहन है वो व्यापक बीमा से कवर होना चाहिए, आप तृतीय पक्ष का भी हो सकता है, लेकिन सभी मोटर वाहन निम्न द्वारा कवर होने चाहिए व्यापक बीमा। मतलब जो सबसे बड़ी बीमा होती है, जो बीमा है इंश्योरेंस है वाहन की, इस पर हमारा जल्दी वीडियो आ रहा है 1-2 घंटे में ही। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको आपके सामने रख दिया जाएगा, तो वहाँ से चर्चा विस्तार से करेंगे, यहाँ वीडियो लंबा बन रहा है। प्रश्न संख्या 77 है, इस वृत्त में अंकित है दोस्तों क्या है, सचेतक, अनिवार्य, सूचनात्मक, ये सभी। दोस्तों सबको पता है गोल आकृति है, तो गोल किसका होता है, अनिवार्य या कंपल्सरी कहें या जो वो आदेशात्मक है, ये तीनों। इसका ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। 3 एवं 4 पहिया वाहन हल्के वाहन होते हैं, भारी वाहन होते हैं, उपरोक्त दोनों हल्के वाहन होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो हमारा 79 है कि पावर स्टीयरिंग किस सिद्धांत पर काम करता है, पास्कल के नियम, न्यूटन के नियम, फैराडे के नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पास्कल का नियम, क्योंकि जो पावर स्टीयरिंग होती है उसमें हाइड्रोलिक फ्यूल को काम मिल जाता है, और हाइड्रोलिक फ्यूल है पास्कल के नियम के आधार पर ही दबाव या प्रेशर डालता है। प्रश्न संख्या 80 है, उसको डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 81, टायरों में हवा भरी जाती है, कंप्रेशन द्वारा, कंप्रेसर द्वारा, एयर मशीन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्रेसर, न कि कंप्रेशन। तो दोस्तों कंप्रेसर द्वारा मतलब दबाव डालकर भरी जाती है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 82 है, टायरों में हवा मापी जाती है किसके द्वारा, फिलर गेज द्वारा, प्रेशर गेज द्वारा, टेम्परेचर गेज द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो 2 है प्रेशर गेज के द्वारा, इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 83 है, कम हवा के कारण टायर खराब होता है, बीच में, किनारों पर, पूरी गोलाई में, दीवारों पर। जो 83 प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा किनारों पर, जो टायर के किनारे हैं वो कम हवा के कारण क्या है, खराब हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 84 है, आधुनिक कारों में अधिक प्रयोग होता है, रेक एंड पिनियन, वर्म एंड रोलर, रिसर्कुलेशन एंड बॉल एंड नट, वर्म एंड नट, ये इंजन का पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों जो 84 नंबर प्रश्न है वो किसका हो जाएगा दोस्तों, रीसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट। रीसर्कुलेटिंग मतलब उसको वापस से उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है, घिस जाए तो उसको सही करवाया जा सकता है, वो रीसर्कुलेटिंग का मतलब है आप उसमें सुधार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, 4 पहिए वाली गाड़ियों का स्टीयरिंग इस तरह होता है कि आगे के पहिए बिना स्लिप हुए घूमते हैं, स्लिप करते हुए घूमते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 85 का प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बिना स्लिप हुए घूमते हैं।
जो चार पहिए गाड़ियाँ होती है इनका स्टीयरिंग किस प्रकार काम करता है कि आगे के जो पहिए होते हैं वो स्लिप नहीं करते दोस्तों, और जो पीछे होते हैं उनमें स्टीयरिंग काम करता है तो वहाँ स्लिप होने की संभावना होती है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ भारत में जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें जो आपके स्टीयरिंग होता है ये केवल आगे होता है दोस्तों। इसके अलावा जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ होती है, कई ऐसी गाड़ियाँ होती है जिनमें चारों टायरों पे है वो स्टीयरिंग काम करता है, जो जिसे हम पावर स्टीयरिंग गाड़ियाँ भी कहते हैं। तो पावर स्टीयरिंग गाड़ियों में चारों टायर है वो स्टीयरिंग से काम करते हैं। प्रश्न संख्या 86 है दोस्तों हमारा, अगर गाड़ी ओवर स्टीयर करती है तो इसका मतलब है ड्राइव गाड़ी जितना मोड़ना चाहता है उससे कम मुड़ती है, ड्राइव गाड़ी जितना मोड़ना चाहता है उससे अधिक मुड़ती है, गाड़ी ड्राइवर के हाथ से निकल जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर गाड़ी ओवर स्टीयर, ये और नहीं है ओवर है दोस्तों, ये शब्द है ओवर, ओवर ये नहीं होता अधिक। अगर गाड़ी अधिक स्टीयर मतलब अधिक मुड़ने का काम करती है दोस्तों क्या होगा, अगर ड्राइवर है वो जितनी मोड़ना चाहता है उससे कम मुड़ेगी दोस्तों। होगा क्या, ड्राइवर ने क्या किया, ओवर स्टीयर का मतलब है आपने स्टीयरिंग तो घुमाया 2 चक्कर और गाड़ी का पहिया घुमा केवल 1 चक्कर के जितने, मतलब स्टीयरिंग है उसको ज़्यादा घुमाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मतलब ओवर स्टीयर। ओवर स्टीयर कौन हो रहा है, स्टीयरिंग खुद हो रहा है न कि गाड़ी। तो गाड़ी है जितना गाड़ी को मोड़ेंगे उतना मुड़ती नहीं, कम मुड़ती है। तो इसका मतलब इसको कहते हैं गाड़ी का ओवर स्टीयर होना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 86 का। 87 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पहिए को जोड़ने वाले शाफ्ट का नाम होता है प्रोपेलर, ड्राइविंग क्रैंक या कैम। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सब जानते होंगे। तो ऑटोमोबाइल में इंजन से पहिए, इंजन की बात हो रही है तो इंजन का काम क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट को घुमाना, और ये क्रैंक शाफ्ट किसको घुमाती है दोस्तों, इन पहियों को घुमाती है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रैंक शाफ्ट। 88 नंबर प्रश्न है, इंजन के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है, इंजन के लिए लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन में, डेड एक्सल सस्पेंशन में, मैकफर्सन सस्पेंशन में, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 88 है, इस 88 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैकफर्सन सस्पेंशन में। दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या 89 है हमारा 89, भारत में बनने वाली तकरीबन सभी कारों में कौन सा सिस्टम प्रयोग में लिया जाता है। 89 प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा डिवाइडेड एक्सेल विधि। डिवाइडेड यानी होता है जो एक्सेल होती है दोस्तों, आप सबको पता है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कि जो ये 2 पहिए होते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में एक एक्सेल होती है। तो ये एक्सेल यहाँ से एक जो डिफरेंशियल प्रोपेलर शाफ्ट आती है इंजन से, यहाँ इंजन होता है दोस्तों, तो ये इंजन से ये प्रोपेलर शाफ्ट है यहाँ के जो डिफरेंशियल एक्सेल होती है यहाँ जुड़ती है। तो दोस्तों जो गाड़ियाँ होती हैं इनमें ये इधर की एक्सल अलग होती है और ये अलग होती है, तो ये डिवाइड होती है 2 भागों में। तो इस प्रकार इसको इसलिए क्या कहा जाता है, डिवाइडेड। तो दोस्तों वैसे ये डिवाइड अलग नहीं होती, लेकिन इसके जो पुर्जे हैं वो अलग अलग बने होते हैं दोस्तों। इसमें जो मुख्य भाग होता है जो वो एक ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो शाफ्ट लगी होती है जो पहियों को घुमाने का काम करती है वो 2 भागों में बनी हुई होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड एक्सल विधि। प्रश्न संख्या 90 है, रियर एंड सस्पेंशन की अपेक्षा फ्रंट एंड सस्पेंशन जटिल होता है। रियर एंड सस्पेंशन, रियर यानी होता है पीछे का, फ्रंट यानी होता है आगे का, जटिल कौन सा होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 90 है इसका उत्तर हो जाएगा अधिक। रियर एंड सस्पेंशन की अपेक्षा फ्रंट एंड सस्पेंशन होता है क्या होता है, अधिक जटिल होता है, मतलब अधिक हार्ड होता है दोस्तों। आगे बात करें, क्योंकि जो गाड़ी है कहीं भी किसी भी खड्डे में गिरेगी तो सबसे ज़्यादा झटका आगे के टायरों को ही लगता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा कूदने का काम कौन करता है, आगे का पहिया। तो दोस्तों आगे का वह हार्ड होता है, जटिल होती है प्रणाली। प्रश्न संख्या 91 है, लर्नर लाइसेंस बनवाते समय किन कागजों की आवश्यकता होती है। आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, मेडिकल प्रमाण, ये सभी दोस्तों ये सभी आवश्यक होते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, एक मैं आपको बताता हूं, लर्निंग लाइसेंस किसमें आपको मेडिकल प्रमाण पत्र की वो वेरीफाई की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं घोषणा देनी होती है, या आप किसी डॉक्टर से साइन भी करवा सकते हैं कि मैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 92 है, स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी आयु आवश्यक होती है, कब तक वैध होता है। दोनों प्रश्न एक साथ पूछ लिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कम से कम 18 वर्ष की उम्र चाहिए, और ये इसकी जो वैधता है कितनी होती है, 40 वर्ष तक। दोस्तों ये 40 वर्ष तक नहीं होती, या तो 40 वर्ष होने तक होती है, या तो मतलब आपकी 40 वर्ष उम्र होगी तब तक होगा, या जब आपने बनवाया वहाँ से लेकर, जैसे आपने 18 साल में बनवाया तो आपकी इसकी उम्र 38 साल होने तक होगी, मतलब या तो 20 वर्ष अवधि होती है या 40 वर्ष उम्र होने तक होती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो 18 और 40 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 93 है,
इंजन की किस क्षमता तक वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, मतलब इंजन की कितनी क्षमता होती है कि उसका वाहन का जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन है, वो नहीं करवाना पड़ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 सीसी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 35 सीसी या इससे कम क्षमता के जो आपके इंजन होते हैं उनका पंजीकरण करवाना कंपलसरी नहीं होता। दोस्तों ये सीसी क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों आप इसका भी, ये क्या होता है? जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का सेंटीमीटर क्यूब में जो आयतन होता है सिलेंडर का, जहां ईंधन जलता है, तो उसी स्थान के आधार पर इंजन की क्षमता को हमें नापते हैं दोस्तों। तो सीसी का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो 35 सेंटीमीटर से कम जो क्षमता वाले इंजन है उनका रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार 94 नंबर प्रश्न है, वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहली बार कितने वर्षों के लिए होता है? जब आप वाहन नया खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जो पंजीकरण होता है, आरसी बनवाते हैं, तो आरसी 15 वर्ष के लिए बनाई जाती है। 15 वर्ष के बाद में उसको रिन्यू करवाना होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, कई वाहन ऐसे हैं जिन पे रोड टैक्स लगता है। तो रोड टैक्स दोस्तों हम आपको पता है, जो पर्सनल गाड़ियां होती है इन पे रोड टैक्स बाद में नहीं लगाना पड़ता। जब हम वाहन को खरीदेंगे, जैसे इसका रजिस्ट्रेशन आरसी बनवाएंगे, तो इस आरसी बनवाने के साथ में ही हमसे रोड टैक्स है वो हम वाहन खरीदते समय क्या है, वसूल लिया जाएगा, रोड टैक्स। तो दोस्तों आपको यह भी मालूम होगा कि रोड टैक्स भी भरना होता है। तो रोड टैक्स कौन भरता है दोस्तों? वाहन खरीदते समय वाहन का मालिक भरता है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 95 है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों सबसे सिंपल गोलाकृति, मतलब आदेशात्मक, मतलब मोटरसाइकिल और कार, इनको काट दिया गया, मतलब दोनों सभी प्रकार की जो मोटर गाड़ियां हैं उसको निषेध कर दिया गया है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 95 है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, कार व मोटर गाड़ियां, मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश क्या है? निषेध है दोस्तों। कार व मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध है। प्रश्न संख्या 96 है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? गोलाकृति, आदेशात्मक, तांगा काट दिया गया, तांगा या जो बैलगाड़ी है उनको निषेध कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 96 का पहला ऑप्शन। प्रश्न संख्या 97 है दोस्तों, एकदम सिंपल है। चिन्ह प्रदर्शित करता है गोलाकृति, 50 मतलब गति सीमा। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 97 इसका तीसरा हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाएं, या इससे कम चला सकते हैं आप। तो दोस्तों 1 मिनट। दोस्तों इस प्रकार देखो, इस प्रश्न में आप कंफ्यूज होंगे कि इसका उत्तर है वो तीसरा क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरे में भी क्या है? 50 किलोमीटर घंटा से कम गति से वाहन चलाएं। दोस्तों यहाँ 50 क्या है? अधिकतम गति है, तो आप 50 की तो चला ही सकते हैं। अधिकतम क्या है? 50 है। 50 या 50 से कम होता तो दूसरा हो सकता था, लेकिन यहाँ केवल 50 से कम है, तो आप 50 से कम नहीं, 50 या 50 से कम चला सकते हैं। तो इसका प्रश्न हो जाएगा करेक्ट कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाएं। ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या जो हमारा 98 है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो आप सबको पता है आगे मुख्य सड़क है, इसका ये कर रहा है संकेत। दोस्तों टी है, जो टी किसका संकेत करता है? आगे मुख्य सड़क होने का। दोस्तों प्रश्न संख्या 99 है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, सबको पता है क्या है? डिप, मतलब गहराई को इंगित करता है दोस्तों। तो आगे क्या हो जाएगा? खतरनाक गड्ढा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 100 है दोस्तों। 100 क्या है? कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? सीमा सड़क विकास बोर्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के अधीन, राज्य सरकार जहां सीमा निहित है, रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 100 है, इसका विकास कौन करता है? सीमा सड़क विकास बोर्ड। दोस्तों ये इसका करेक्ट है, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो अब दोस्तों 101 से 105 तक के प्रश्न, 5 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट्स में लिखने हैं और बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर है आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि इनके उत्तर मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूं दोस्तों। मैं बताऊं, ये 5 प्रश्न मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, किसी भी किताब से इनको कॉपी नहीं किया गया है और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आप देख के बिल्कुल दिल है आपका बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएंगे कि बहुत अच्छे प्रश्न मैंने बनाए हैं दोस्तों। 105 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले दोस्तों 101 से शुरुआत करते हैं। 101 नंबर प्रश्न है हमारा आज का, वाहन में लगे सुपर चार्जर का कार्य होता है। सुपर चार्जर, अब मैं यहाँ व्याख्या नहीं बताऊंगा क्या होता है सुपर चार्जर, व्याख्या अगले वीडियो में बताऊंगा। इंजन को ठंडा करना, इंजन को तेल पहुंचाना, इंजन को पर्याप्त हवा व तेल का मिश्रण उपलब्ध करवाना, इंजन को पर्याप्त शुद्ध हवा उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों सुपर चार्जर का उत्तर क्या होता है आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ओक्टेन नंबर का संबंध होता है पेट्रोल से, डीजल से, हवा पेट्रोल मिश्रण से, उपरोक्त सभी से। ये भी आपको कमेंट में उत्तर बताना है दोस्तों। कमेंट लिखना बिल्कुल न भूलें। आपको अपनी ड्राइवर की कसम है, ड्राइवर की भर्ती की कसम है दोस्तों, आप इसका उत्तर जरूर देंगे। चलो मैं आपको दी गई कसम वापस लेता हूं, आपसे क्षमा प्रार्थी हूं।
दोस्तों 103 नंबर प्रश्न है, वाहन द्वारा सफेद हल्का नीला धुआं देने का कारण होता है। वाहन है वो सफेद धुआं क्यों देता है, या हल्का नीला भी कह सकते हैं। तो इसका भी आप उत्तर है कमेंट में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 104 है दोस्तों, कि निजी वाहनों का रोड टैक्स किस समय भरना होता है। दोस्तों ये तो मैंने बता भी दिया था, तो दोस्तों इसका भी आप है उत्तर है अभी बता सकते हैं कमेंट्स में। प्रश्न संख्या 105 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कि एमसी एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में कौन सी धारा पहली बार जोड़ी गई। दोस्तों एम्बुलेंस को रास्ता देना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न पहनना, रेसिंग करना, इस प्रकार मतलब इस प्रकार जो पहली धाराएं हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 194 के तहत जो जुर्माना लगेगा, हेलमेट न पहनने पर कौन सी धारा है, सीट बेल्ट न लगाने के लिए कौन सी धारा है, रेसिंग करने के लिए कौन सी धारा है। तो दो एमसी एक्ट 2019 है जो संशोधन किया गया है एमसी एक्ट 1988 में, तो उसमें कौन सी धारा है वो नई जोड़ी गई है, ये आपको बताना है। आप प्रश्न की लैंग्वेज समझ गए होंगे, मुझे पूरी आशा है। दोस्तों इन 500 प्रश्नों के उत्तर है आप कमेंट में जरूर दीजिए, ये मुझे आपसे पूरी आशा है। मैंने इतनी कड़ी मेहनत से प्रश्नों को बनाया है, तो आप कमेंट्स में इनके उत्तर तो लिख ही सकते हैं। उत्तर गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में इनके उत्तर हम जान लेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर किसी भी प्रश्न को लेकर आपका कोई विवाद है, आपको कोई समस्या है, आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप कमेंट्स में लिखिए। दोस्तों कमेंट्स में लिखते वक्त आप प्रश्न संख्या मत बताइए, प्रश्न भी लिखिए, ताकि मुझे उत्तर बताने में परेशानी न हो। तो दोस्तों आप प्रश्न लिखकर उसका उत्तर पूछ लीजिए कि इसका ऐसे कैसे हुआ, तो मैं उसका स्पष्टीकरण है आपको जरूर दिया जाएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के रोचक मॉडल पेपर, बहुत अच्छे लेवल के मॉडल पेपर आपके ड्राइवर की भर्ती को पास कराने में, लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करने वाले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। राम राम सा।